गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए थर्ड ईयर हिस्ट्री की 6th क्लास है आंग्ल मराठा संघर्ष, जिसमें अंग्रेज़ों और मराठों के बीच जो पहला युद्ध हुआ था वो तो हमने पहले देख लिया था, जिसके अंदर लास्ट के अंदर जो सालबाई की संधि होती है 1782 में और ये युद्ध समाप्त होता है। ठीक है, लेकिन ये युद्ध अनिर्णायक ही ख़त्म हो गया था। अब मराठी और अंग्रेज़ आपस में एक दूसरे को सबक सिखाने की ठान के बैठे हुए थे। ठीक है, लेकिन क्या होता है, ये दूसरा आंग्ल मराठा संघर्ष है 1803 से 1805 ईस्वी तक। ठीक है, इसकी शुरुआत होती है जो मराठा सरदार थे इनके बीच में जो आपसी मतभेद थे, जो आपसी कलह थी, इसके कारण अंग्रेज़ों को मराठों के अगेंस्ट युद्ध करने का मौका मिल जाता है। ठीक है, इस समय हम स्थिति देख लेते हैं क्या होती है। इस समय कंपनी का गवर्नर है लॉर्ड वेलेस्ली और पेशवा है बाजीराव सेकंड, और जो चार प्रमुख में मराठा संघ था जिसमें इंदौर में हैं जसवंत राव होलकर, ग्वालियर में हैं दौलत राव सिंधिया और नागपुर में हैं रघुजी भोंसले सेकंड, और बड़ौदा में हैं गायकवाड़। अब देखो, ये गायकवाड़ क्या है, ये किसी भी आंग्ल मराठा युद्ध में भाग नहीं लेते हैं। लेते तो कौन लेते हैं, इंदौर लेता है, ग्वालियर लेता है और नागपुर लेता है, पेशवा लेता ही है। जो बड़ौदा के जो गायकवाड़ थे ये बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं, ये किसी भी आंग्ल मराठा युद्ध में भाग नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि गायकवाड़ और पेशवा के बीच में शुरू से ही खींचतान चली आ रही थी, इसलिए इसके अंदर जो डिस्प्यूट था इसलिए वो इसमें भाग नहीं लेता है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जो आंग्ल मराठा दूसरा आंग्ल मराठा संघर्ष हुआ, इसमें क्या होता है कि जो पेशवा का जो दरबार था कहाँ पे था, पूना में। ठीक है, तो पेशवा के दरबार में जो मराठा संघ के ये चारों सरदार थे, इनकी तरफ से एक एक सदस्य पूना में पेशवा के दरबार में नियुक्त होते थे, जिन्हें वकील कहा जाता था। जिन्हें क्या कहा जाता था, वकील कहा जाता था। ठीक है, अभी इनका काम क्या था, ये देखते थे कि पेशवा के द्वारा कोई मैसेज हमें भेजना है या पेशवा को कोई मैसेज हमें देना है, ये सारी चीज़ें ये वकील देखा करते थे। ठीक, अब क्या होता है कि जो मध्य भारत के अंदर इंदौर और ग्वालियर, मतलब जसवंत राव होलकर और दौलत राव सिंधिया के बीच अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए जो संघर्ष चल रहा था, वह संघर्ष अब आगे बढ़कर कहाँ आ गया, पूना में आ गया। और क्या होता है, पेशवा बाजीराव सेकंड के दरबार में जसवंत राव होलकर का छोटा भाई बिट्टू जी होलकर, कौन है, बिट्टू जी होलकर, जो उस समय इंदौर का वकील था और पूना के दरबार में अपॉइंट हो रखा था। अब दौलत राव सिंधिया और बाजीराव सेकंड जो पेशवा था, ये दोनों एक गुट करते हैं और इन दोनों ने मिलकर के इस बिट्टू जी होलकर की क्या कर दी, हत्या कर दी। क्यों कर दी, जसवंत राव होलकर को सबक सिखाने के लिए बिट्टू जी होलकर की इन्होंने क्या कर दी, हत्या कर दी। ठीक है, जैसे ही ये मैसेज जाता है किसके पास, जसवंत राव होलकर के पास, वह पेशवा और दौलत राव सिंधिया को सबक सिखाने के लिए सेना सहित पूना आ जाता है। जैसे ही वो पूना आया तो दौलत राव सिंधिया तो वापस अपने घर ग्वालियर भाग गया। पेशवा ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और दोनों के बीच में एक थोड़ी सी लड़ाई हुई, जिसमें बाजीराव सेकंड पराजित हो गया।
और जसवंत राव होलकर ने उसको निष्कासित कर दिया और उसकी जगह विनायक राव नामक एक बालक को नया पेशवा बना देता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो पेशवा बाजीराव सेकंड था, ये अपने पद की पुनः प्राप्ति हेतु अब जाए तो किसके पास जाए, क्योंकि रघुजीवा से न्यूट्रल, बड़ौदा से उसकी बनती नहीं है, दौलत राव पहले से डर के भाग गया और जसवंत राव से उसकी खुद की दुश्मनी है। अब बचा तो कौन बचा, अंग्रेज, और गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड वेलेजली। तो वो कहाँ गया, वेलेजली के पास। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली के पास जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, लॉर्ड वेलेजली के पास वो गया और वेलेजली से उसने बसीन की संधि की। कौन सी, बसीन की उसने संधि कर ली लॉर्ड वेलेजली के साथ। क्योंकि संधि, पेशवा का पद पुनः प्राप्त करने के लिए। यह संधि हुई 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को, बसीन की संधि, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इस संधि में कुछ एक शर्तें थी जो इस प्रकार है। नंबर 1 शर्त थी बसीन की संधि में, पहली शर्त कि भविष्य में पेशवा व अंग्रेज दोनों में से अगर किसी पर भी कोई तीसरा गुट आक्रमण करता है तो दोनों मिलकर के उसका मुकाबला करेंगे। ठीक है, पेशवा या अंग्रेज दोनों के ऊपर या दोनों में से किसी एक के ऊपर को तीसरा गुट अटैक करता है तो दोनों मिलकर के उसका मुकाबला करेंगे, पहली शर्त। दूसरी शर्त इसकी कि पेशवा की सुरक्षा के लिए अंग्रेज एक सैन्य टुकड़ी पूना में रखेंगे, अर्थात पेशवा के दरबार में एक सैन्य टुकड़ी रखेंगे। किसकी मदद के लिए, पेशवा की मदद के लिए। अब सैनिक टुकड़ी रख रहे हैं कौन, अंग्रेज, किसकी सहायता के लिए, पेशवा की सहायता के लिए। तो उन सैनिकों को पेमेंट कौन करेगा, पेशवा ही करेगा। अब देखो अंग्रेज यहाँ दिमाग लगाते हैं। अंग्रेजों ने कहा कि हम जो सैनिक टुकड़ी अपॉइंट कर रहे हैं उसके वेतन के रूप में हमें कैश पेमेंट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, 26 लाख रुपए की आय वाला प्रदेश चाहिए। 26 लाख रुपए की आय वाला प्रदेश चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि अगर देखो इन सैनिकों को पेमेंट करते हो, अगर पेमेंट करने की इच्छा होती तो वो कैश 26 लाख रुपए भी वार्षिक ले सकते थे, लेकिन उन्होंने आय वाला प्रदेश और जोड़ दिया। इसके दो फायदे हुए, एक तो 26 लाख रुपए उनको मिल रहे हैं, वहाँ से इनकम हो रही है, वही बात है, और दूसरा वह क्षेत्र भी उनके नियंत्रण में आ गया। कौन सा क्षेत्र, जहाँ से 26 लाख रुपए की इनकम होती थी डायरेक्ट, अब वो किसके नियंत्रण में आ गया, अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। तो फायदे हो गए, जमीन की जमीन मिल गई और पैसे के पैसे आ रहे हैं। ठीक है, तीसरी शर्त यह रखी गई कि पेशवा किसी भी गैर अंग्रेज या अंग्रेजों के अलावा अन्य यूरोपियन नागरिक थे, उन्हें अपने दरबार में नौकरी नहीं देगा। पेशवा किसी भी गैर अंग्रेज या अन्य यूरोपियन नागरिकों को अपने दरबार में नौकरी नहीं देगा, क्योंकि वो जानते थे अगर पेशवा उन्हें नौकरी दे देगा, जैसे फ्रांसिस हुए, पोर्तुगीज हुए, अगर इनको वो दे देगा तो वो क्या करेंगे, पेशवा के कान भरने शुरू कर देंगे और पेशवा हो सकता है अंग्रेज और पेशवा के बीच में बात बिगड़ जाए, इसलिए नौकरी नहीं देगा। तीसरी शर्त। चौथी शर्त उसने ये रख दी कि पेशवा किसी अन्य राज्य के साथ या अन्य राष्ट्र के साथ किसी भी प्रकार के, चाहे से युद्ध हो या किसी प्रकार के राजनीतिक या सामाजिक संबंध, बिना अंग्रेजों को पूछे स्थापित नहीं करेगा। पेशवा किसी अन्य राज्य के साथ अपनी युद्ध,
राजनीतिक और सामाजिक संबंध बिना अंग्रेजों को पूछे स्थापित नहीं करेगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, क्यों है? क्योंकि ये शर्त पेशवा की जो स्वतंत्रता थी उसके ऊपर इसने क्या कर दिया? अतिक्रमण कर दिया। पेशवा की स्वतंत्रता पर इस शर्त ने क्या लगा दी? रोक लगा दी। अब पेशवा कोई भी निर्णय किसी के साथ भी किसी भी प्रकार के संबंध रखना चाहता है तो उसे अंग्रेजों से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि पेशवा ने अपनी स्वतंत्रता बेच करके अपनी सुरक्षा मोल ले ली। ठीक है। 5वीं शर्त इसकी ये रखी कि पेशवा के दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखा जाएगा। पेशवा के दरबार में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखा जाएगा। जो कहने के लिए तो ये था कि वो बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा, लेकिन एक्चुअल में व्यवहारिक रूप से ये क्या था? पेशवा के हर मामलों में टांग अड़ाता था, अर्थात शासन की दूसरी धुरी बन गया था। कौन? ये रेजिडेंट, एक पेशवा दूसरा रेजिडेंट। और इसकी लास्ट शर्त ये रखी गई, 6ठी शर्त, कि पेशवा का जो हैदराबाद के निजाम और बड़ौदा के जो गायकवाड़ के साथ जो विवाद चल रहा है, अगर भविष्य में उनमें सुधार होता है या निजाम या बड़ौदा के साथ पेशवा का कोई समझौता होता है तो उस समझौते में बीच के आदमी के रूप में अंग्रेजों को पेशवा सम्मिलित करेगा। क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि जैसे ही हम समझौता करवाएंगे इनके बीच में, हम बड़ौदा, निज़ाम और पेशवा तीनों से क्या लेंगे? इनाम लेंगे। इसलिए जब भी इन दोनों के बीच में कोई राजीनामा होगा तो हमें ज़रूर बुलाना। ये क्या थी? इसकी 6 शर्तें थी बसेन की संधि की। पेशवा एग्री हो गया। जैसे पेशवा एग्री हो गया, ये संधि किसके बीच में हुई थी? पेशवा बाजीराव सेकंड और गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के बीच में हुई थी। ठीक है। अब जैसे ही पेशवा एग्री हो गया तो लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने छोटे भाई आर्थर वेलेस्ली को, किसे? आर्थर वेलेस्ली को सैनिक टुकड़ी देकर भेजा और उसने पूना पर एक बार फिर से पेशवा बाजीराव सेकंड को स्थापित कर दिया। ठीक है। अब पेशवा स्थापित तो हो गया, लेकिन अब पेशवा के मन में धीरे धीरे एक संशय उत्पन्न हो गया कि मैंने ये क्या कर दिया? बसेन की संधि के रूप में मैंने ये क्या कर दिया? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब पेशवा जैसे तैसे भी हो इस संधि से छुटकारा पाना चाहता था, पहली चीज। दूसरी चीज, जो अन्य मराठा सरदार थे वो भी इस संधि को मराठा समुदाय के लिए अपमान समझते थे, इसलिए वे भी इस संधि से छुटकारा पाना चाहते थे और अंग्रेजों को सबक सिखाना चाहते थे। ठीक है। अब दोनों तरफ से माहौल बिल्कुल गर्म हो गया है। अब जैसे ही बात पीक पे पहुंचने लगी और वेलेस्ली को ऐसा एहसास हुआ कि हो सकता है इन फ्यूचर में मराठे अपने अगेंस्ट युद्ध की घोषणा कर दे, उससे पहले ही अगस्त 1803 में लॉर्ड वेलेस्ली ने मराठों के अगेंस्ट युद्ध की घोषणा कर दी। अब देखो, ये दूसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, ये युद्ध 2 चरणों में होता है। ये युद्ध 2 चरणों में होता है। इसका जो पहला चरण था उसमें भाग लेता है पेशवा, सिंधिया और भोंसले। ठीक है। जैसा कि मैंने भी बताया था कि गायकवाड़ तो इसमें भाग लेगा नहीं। अब बचा कौन? होलकर। होलकर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि सिंधिया और होलकर के वैसे नहीं बनती, इसलिए वो देखा मेरे को क्या पड़ी है, मैं क्यों जाऊं लड़ाई लड़ने के लिए। तो पहले चरण था इसका, जो फर्स्ट चरण है उसमें भाग लेता है कौन? पेशवा, सिंधिया और भोंसले। ठीक है। अब सबसे पहले अंग्रेजों के साथ इनका युद्ध होता है और जैसे युद्ध शुरू होता है ये तीनों को
तीनों को, सिंधिया, पेशवा और भोंसले, तीनों को अंग्रेज बुरी तरह पराजित कर देते हैं। ठीक है, जब तीनों पराजित हो गए तो सबसे पहले 17 दिसंबर सन 1803 ईस्वी को रघुजी भोंसले ने भी अंग्रेजों के साथ देवगांव की संधि कर ली। कौन सी संधि कर ली? देवगांव की संधि कर ली 17 दिसंबर 1803 में। और ये संधि भी किसका रूप था? सहायक संधि का रूप था। जो बसीन की संधि हुई थी 1802 में 31 दिसंबर 1802 को, वो भी किसका रूप थी? सहायक संधि का ही रूप थी। और बसीन की संधि के रूप में ही पेशवा बाजीराव सेकंड ने वेलेजली की जो सहायक संधि प्रथा थी उसको एक्सेप्ट कर लिया था। और अब ये दूसरा मराठा सरदार रघुजी भोंसले सेकंड, ये भी देवगांव की संधि के रूप में उस सहायक संधि प्रथा को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद 30 दिसंबर 1803 ईस्वी को सिंधिया और अंग्रेजों के पास सूरज अर्जुन गांव की संधि होती है। सूरज अर्जुन गांव की संधि होती है और इस संधि के रूप में इन्होंने भी, किसने? सिंधिया ने भी इस सहायक संधि प्रथा को स्वीकार कर लिया। और अब बारी आई पेशवा की, तो पेशवा ने तो कह दिया हाथ जोड़ के, साहब मैं तो पहले वाली जो बसीन की संधि है वो ठीक है, अगर नई संधि करेंगे तो फिर से तुम या आप कोई नई शर्तें हमारे ऊपर लाद दोगे। तो इस प्रकार से ये जो पहला चरण था इसमें इन तीनों की बुरी तरह पराजय हो गई। ठीक है, अब क्या होता है इसका दूसरा चरण? किसका? इस दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध का दूसरा चरण। इसमें कौन भाग लेता है? होलकर वर्सेस अंग्रेज। ठीक है, क्योंकि वेलेजली ने पेशवा, सिंधिया और भोंसले तीनों के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब बचा तो कौन? जसवंत राव होलकर। वेलेजली चाहता था कि मैं इसके ऊपर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लूं, इसलिए उसने 1804 ईस्वी में अप्रैल 1804 में जसवंत राव होलकर के अगेंस्ट 2 सैनिक टुकड़ियां भेजी और जिनके नेता या जिनके जो सेनानायक थे कौन थे? मॉनसन, कर्नल मॉनसन और दूसरा था कर्नल लेक। इसको याद करने का ये तरीका है क्योंकि लेक का मतलब होता है झील, और झील कब बढ़ती है? जब मानसून आता है तब। तो पहले कौन आया? मॉनसन, और फिर क्या हुई? लेक। तो 2 सैनिक टुकड़ियां भेजी। ठीक है, अब आपको पता है इंडिया में जो राजस्थान के अंदर मानसून किधर से प्रवेश करता है? झालावाड़ के रास्ते से। किधर से प्रवेश करता है राजस्थान में? झालावाड़ के रास्ते से मानसून प्रवेश करता है। तो और ये भी मानसून है तो ये भी किधर से आया राजस्थान में? झालावाड़ की तरफ से। और झालावाड़ में एक जगह पड़ती है दर्रा, जब बरसात आती है तो जो खड्डे खड्डे हो जाते हैं उनको दर्रा भी कहते हैं। ठीक है, तो झालावाड़ में एक जगह पड़ती है दर्रा, वहाँ पर इस जसवंत राव होलकर और कर्नल मॉनसन के बीच युद्ध होता है जिसमें मॉनसन की पराजय हो जाती है और जसवंत राव होलकर जीत गया। और इसके बाद वो कहाँ जाता है? भरतपुर चला जाता है। और भरतपुर में इस समय कौन है? जाट राजा रणधीर सिंह, जो उसका मित्र था, रणधीर सिंह के पास चला गया। ठीक है, और रणधीर सिंह का जो भरतपुर का किला था उसकी दीवार किसकी बनी हुई थी? मिट्टी की। ठीक है, तो अब आती है बारी किसकी? लेक की। कर्नल लेक आता है, उसने भरतपुर के किले के चारों तरफ घेरा डाल लिया, कई दिनों तक घेरा बना के रखा। क्योंकि भरतपुर का किला दोहरे प्रकोटे का है और इसकी जो पहली दीवार है वो मिट्टी की बनी हुई है, तो जैसे गोले चलते बस छेद होके रह जाता था, दीवार टूटती नहीं थी। इस प्रकार ये लेक भी इसको, रणधीर सिंह को और जसवंत राव होलकर को पराजित करने में असफल रहा। लेकिन 1805 आते आते इस वेलेजली ने बड़े स्तर पर सैन्य अभियान करके जसवंत राव होलकर को एक प्रकार से पराजय के किनारे तक ले आया। और जैसे ही जसवंत राव होलकर अपनी पराजय एक्सेप्ट करने वाला था, वैसे ही क्या होता है, इसको क्या नाम है, वेलेजली को कॉल कर लिया जाता है। कहाँ?
इंग्लैंड। क्यों कर लिया जाता है? क्योंकि जो वेलेज़ली की जो नीतियां थी, आक्रामक नीति थी, किसकी? वेलेज़ली की। उस नीति से अंग्रेज चिंतित हो गए कि इस प्रकार तो हमारे ऊपर संपूर्ण भारत में विद्रोह प्रारंभ हो सकता है, इसलिए उन्होंने क्या किया, इसको वापस कॉल कर लिया। ठीक है, अब कॉल कर लिया तो अब इसकी जगह कौन आया? वेलेज़ली की जगह, वेलेज़ली की जगह आया अब लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये वही कॉर्नवालिस है जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में पराजित हुआ था जॉर्ज वॉशिंगटन से। ये आया और इसकी एक खासियत और है, ये एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल है इन इंडिया में जो दूसरी बार भारत में अपॉइंट किया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये आया 1805 में, 2-1 महीने रहा और इसकी डेथ हो गई। जब मर जाते हैं तो हम क्या देते हैं? बाल कटवा लेते हैं ना। जैसे ये लॉर्ड कॉर्नवालिस मरा और मरने के बाद मैंने बताया बाल कटवा लेते हैं, तो कौन आया? जॉर्ज बार्लो। कौन आ गया? जॉर्ज बार्लो। ठीक है, अब जॉर्ज बार्लो आ गया, जॉर्ज बार्लो आया। इसने जसवंत राव होलकर के साथ कौन सी संधि की? राजपुर घाट की संधि की। कौन सी? राजपुर घाट की संधि की। राजपुर घाट की इसने संधि की। ठीक है, और इसने होलकर के साथ राजपुर घाट की संधि की 1806 ईस्वी में, जनवरी 1806 ईस्वी में राजपुर घाट की संधि की। इस प्रकार से मराठों और अंग्रेजों के बीच जो दूसरा अंग्ल मराठा संघर्ष छिड़ा था वह समाप्त हो गया। अब इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि हालांकि लॉर्ड वेलेज़ली मराठों की शक्ति पर पूर्ण रूप से नियंत्रण तो स्थापित नहीं कर सका, लेकिन उसने मराठों की जो दुर्बलता थी उसको सबके सामने क्या कर दिया? प्रकट कर दिया। मराठों की जो दुर्बलता थी उसको सबके सामने प्रकट कर दिया और मराठों के बीच में जो गहरा मतभेद था, आपसी मतभेद, उसको भी उसने क्या कर दिया? उजागर कर दिया। ठीक है, अब तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, अपने ये युद्ध होता है 1817-18। अब देखो इसके अंदर क्या कंडीशन थी वो देख लेते स्थिति पर। इसमें अब देखो जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसके अंदर तो वॉरेन हेस्टिंग था गवर्नर जनरल। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। और अब कौन है? लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स। पेशवा वही बाजीराव सेकंड। इंदौर में मल्हार राव, जसवंत राव का लड़का मल्हार राव होलकर, और ग्वालियर में दौलत राव सिंधिया, और नागपुर में अप्पा साहेब, और वो बड़ौदा के गायकवाड़। ठीक है, अब क्या होता है? तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध था। अब पेशवा बेचारा बड़ा दुखी हो गया। पेशवा को लगा कि मेरे जो पूर्वज थे वो तो कितने गौरवशाली थे, किसी के सामने झुकते नहीं थे, और वो अटक से कटक तक अपनी जो मराठा ध्वजा थी उसको फहराने का ख्वाब रखते थे और उन्होंने फहराया भी था। और मैं इतना दुर्बल हूँ कि मेरे सामने एक के बाद एक प्रदेश मराठों के हाथ से निकलकर अंग्रेजों के पास चले जा रहे हैं। इसलिए अब वह मराठा सरदार होने के नाते अंग्रेजों के साथ आर पार की लड़ाई के मूड में था। अब देखो जो ये तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, इसके अंदर 5 लड़ाइयाँ लड़ी गई। पहली है खिड़की, दूसरी है सीताबाल्दी, महीदपुर, कोरेगांव,
और आस्ती। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था आपको कि पेशवा की सहायता के लिए एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी कहाँ रहेगी, पेशवा के दरबार में, पूना में। ठीक है, अब पूना में उस सैनिक टुकड़ी को जहाँ रखा गया वह जगह या वह गांव कौन सा था, खिड़की। कौन सा था, खिड़की। खिड़की नामक स्थान पर ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी रहती थी। ठीक है, खिड़की नामक स्थान पर ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी रहती थी। ठीक, अब क्या होता है, जब ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी रहती थी खिड़की नामक स्थान पर, तो पेशवा ने सबसे पहले जो ये ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी थी इसको नष्ट करने के लिए सबसे पहले खिड़की पे अटैक कर दिया, खिड़की में घुस गया। और अब आपको पता है जो खिड़की में घुसेगा वो तो पिट के निकलेगा ही निकलेगा। इसलिए ये पहला जो खिड़की की लड़ाई हुई इसमें किसकी पराजय हुई, पेशवा की। ठीक है, पेशवा वर्सेस अंग्रेज इसमें लड़ाई लड़ते हैं और इसमें पराजित कौन हुआ, पेशवा। ठीक, अब दूसरा युद्ध होता है सीताबाल्दी, 27 नवंबर 1817। ये सीताबाल्दी कहाँ पड़ती है, ये नागपुर में पड़ता है भाई, नागपुर में पड़ गया सीताबाल्दी। और ये युद्ध होता है किसके बीच, भोंसले वर्सेस अंग्रेज। इसमें किसकी पराजय हुई, इस भोंसले की, भोंसले की इसमें पराजय हो जाती है। कौन सी लड़ाई में, सीताबाल्दी के युद्ध में। तीसरा होता है कौन सा युद्ध, महीदपुर का युद्ध। ये होता है अपने दिसंबर 1817 ईस्वी को। ये किसके बीच होता है, ये जो महीदपुर का युद्ध होता है ये होता है मल्हारराव होलकर और अंग्रेजों के बीच। मल्हारराव होलकर और किसके बीच होता है ये युद्ध, अंग्रेजों के बीच ये युद्ध होता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, दिसंबर 1817 में पराजय कौन होता है, होलकर। अब जब होलकर इसमें पराजित हो गया तो होलकर के साथ अंग्रेजों ने जनवरी 1818 ईस्वी में मंदसौर की संधि की। और ये जो मंदसौर की संधि की किसके साथ, होलकर के साथ। इस संधि में अंग्रेजों ने इस होलकर से राजपूताना पर जो मराठों का नियंत्रण था वह अपने नियंत्रण में ले लिया। और जो टोंक रियासत है अपने, वहाँ पर जो अमीर खान पिंडारी था वह टोंक का क्षेत्र अंग्रेजों ने इस होलकर से छीन लिया, इस होलकर से उन्होंने छीन लिया। देखो ये जो तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध था इसके पीछे एक कारण था पिंडारियों का दमन। क्या, पिंडारियों का दमन। देखो पिंडारी कौन थे, पिंडारियों के बारे में कहते हैं कि पिंडारी एक जाति होती है जो मराठा जहाँ जहाँ अटैक करते थे उनके पीछे पीछे वो सैन्य टुकड़ी चलती थी और मराठे जहाँ पे लूटपाट करते थे उनके बाद में वो लूटपाट करते थे। अंग्रेज मराठों को क्या कहते, इसको पिंडारियों को क्या कहते थे, मराठा शिकारियों के शिकारी कुत्ते कहते थे, मराठा शिकारियों के शिकारी कुत्ते कहते थे। तो जब वो अंग्रेज इनको पिंडारियों का दमन करना चाहा तब उन्होंने ये तीसरा युद्ध प्रारंभ होता है। अगला युद्ध होता है कोरेगांव का युद्ध, जनवरी 1818 में। इसमें ये पेशवा और सिंधिया वर्सेस अंग्रेज, और इसमें भी अंग्रेजों की विजय होती है। और लास्ट है आस्ती का युद्ध, ये फरवरी 1818, इसमें पेशवा वर्सेस अंग्रेज, और इसमें भी अंग्रेजों की विजय होती है। और कौन हारता है, पेशवा। जब पेशवा पूरी तरह पराजित हो गया तो जून 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पेशवा का पद हमेशा के लिए समाप्त कर दिया और शिवाजी के वंशज को छत्रपति बना दिया गया, जो बिल्कुल कमज़ोर शासक था। ठीक है, और इसको बाजीराव सेकंड को कानपुर के पास एक जगह बिट्टूर वहाँ पर 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर भेज
दिया। इस प्रकार से पेशवा पद जो अपने पीक से लेके एंड तक का सफ़र तय करता है। ठीक है, थैंक यू।